गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने पेपर वन की तैयारी का क्लासेस शुरू हो चुका है। जो पेपर वन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो पिछले क्लासेस में हमने यूनिट वन में जो हम लोग डिस्कस किए थे, जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड था। तो अब हम यूनिट टू में हम लोग बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो देखिए इसमें यूनिट टू में क्या हम लोग सीखते हैं, यूनिट टू में क्या हमारा सब्जेक्ट रहेगा। तो यूनिट टू में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, देखिए एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पहले पढ़ लिया। अब बोल रहे हैं कि एप्टीट्यूड होना चाहिए रिसर्च का, यानी कि रिसर्च करने की, जो भी हम लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, रिसर्च करने की एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो जिनकी रिसर्च करने का एप्टीट्यूड नहीं है तो आप यू आर नॉट एलिजिबल टू बी लेक्चरर। तो इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर होने के पहले तो आपको समझना चाहिए कि मेरे पास रिसर्च एप्टीट्यूड है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद तो रिसर्च मीनिंग क्या होती है, रिसर्च का मीनिंग मतलब क्या होता है, तो वो बात को हम समझना पड़ेगा। तो रिसर्च का जो मीनिंग होता है, तो संशोधन करना होता है। हिंदी में हम अगर बोले तो व्हाट इज द, जैसे मास्टर में मैंने प्रोजेक्ट करते, जैसे आप किसी लोगों ने मास्टर किया है, आप लोगों को पता होता कि ऑलरेडी आपने रिसर्च किए होते, जैसे फील्ड वर्क होता है, प्रोजेक्ट हम बोलते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होती है, पहले तो हमको सबसे समझना मीनिंग क्या है रिसर्च का। तो देखो पहले ये बात को समझ लेना चाहिए कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो तो उसका कुछ मीनिंग होती है, उसके लिए पर्पस होते हैं। उस चीज़ को पहले आपको समझना है। और उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। जैसे कि हमने रिसर्च मेथड्स होता है, अलग अलग रिसर्च मेथड्स को हमने यूज़ करते हैं। रिसर्च मेथड में अलग अलग मेथड है, जैसे ऑब्जर्वेशंस हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, केस स्टडी हो गया। तो बहुत ऐसे जो आपका जो है टाइप्स है, उसको हम ये कर सकते हैं। तो इसको हम समझने के लिए जो है आगे भी हम लोग डिटेल जाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा आपको सिलेबस एनालिसिस करना है कि क्यों हम लोग इस चीज़ को समझना है, क्या जरूरी है इस चीज़ को। अब देखिए टाइप्स के बारे में आपको समझना है कि कौन सा टाइप्स का जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च मेथड होता है। उसके बाद हम मेथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने अगर केस स्टडी कर लिया, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। जैसे कि टाइप्स को समझना, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोगों को अगर यदि हम बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि जो कि कोई भी आपको रिसर्च करते हो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, किसी को चीज़ को आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन एक बेसिक रिसर्च प्रोसेस है। यानी कि आप कोई कोई भी आप अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया को जाके आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, तो या कोई केस स्टडी कर रहे हो आप, केस स्टडी का जो बात आती है, तो केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है। इन डेप्थ स्टडी करना होता है कोई भी इसके लिए, मतलब कोई फेनोमेना हो गया, कोई इंडिविजुअल्स हो गया, तो उन लोगों को हमने क्या करते हैं, केस स्टडी में स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। जनरली क्लिनिकल में हम यूज़ होते हैं। जैसे साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविज्म जो है, ये भी एक रिसर्च मेथड का एक रिसर्च जो डेवलप हुआ था, जो सबसे पहले जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं, जो भी लाइफ का जो घटना होती है उस पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखने की। और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीज़ हमको समझना है, क्योंकि जब हम रिसर्च करना चाहते हो, स्कूल में भी आपने प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज में जब बनोगे तो वहाँ पे भी आपको रिसर्च इस तरीके से बेसिक को आपको समझना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। आगे का आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी आप कर चुके कुछ कुछ, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके तो कहीं ना कहीं तो आपको प्रोजेक्ट किया होगा जरूर। तो हम चलते हैं मेथड ऑफ रिसर्च। देखिए अभी मैं पहले ही बोल रहा था कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, और उसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। देखिए कोई भी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंटल, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में भी थोड़ा इतना क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट नहीं होती है, एकदम प्योर एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये भी समझना पड़ता है हम लोगों को। जैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह होता है, ये सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऐसा जो चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्टिव
उसको समझना होगा सब चीज़। द वर्ड इटसेल्फ टेल्स डिस्क्रिप्शंस करना, ठीक है ना। तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को भी समझना होता है एक, देखिए। और उसके बाद हमारा क्या हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। हम कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च कर सकते हैं, कोई आर्क्यूज को रिसर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव की मतलब अभी मैंने बता रहा था केस स्टडी हो गया, कोई ऑब्जर्वेशंस आप सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस भी कर सकते हो। कंटेंट एनालिसिस करके भी हम लोग बोलते हैं, जो साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। कोई भी ह्यूमन सोशल साइंस में रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं। जो साइंटिफिकली कुछ जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का होता है। तो अदरवाइज जो हमारा सोशल साइंस में रिसर्च होता है उस चीज़ को आपको पड़ेगा। क्वांटिटेटिव मेथड से, क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब क्या होती है, जो ज़्यादा न्यूमेरिकल हम यूज़ करते हैं, मेथडोलॉजी को ज़्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे अनोवा टेक्निक हो गया, जैसे ज़्यादा मनोवा, इस तरह से जो रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। तो ज़्यादा रिसर्च जो क्वांटिटेटिव बेस में हमने करते हैं उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च हम बोलते हैं। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च आती है। अब देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपको कौन सा मेथड होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव लेते हो तो उसमें एक स्टेप्स होती है रिसर्च करने की। सबसे पहले तो हमारा क्या स्टेप्स होता है, हमारा सबसे पहले तो प्रॉब्लम सेलेक्ट करना होता है। हम लोग को लिटरेचर रिव्यू की बाद में लिटरेचर रिव्यू के भी स्टेप्स आता है, उसमें अलग अलग स्टेप्स है, उसमें हम डिटेल बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, कोई भी एग्जिस्ट करते हैं तो पहले प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना होता है। कौन सा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है उसको कैसे रिसर्च करना, सबसे पहले स्टेप होता है। उसके बाद हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करनी पड़ती है। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशंस करना होता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करने के बाद आप डेटा कलेक्शन की टूल्स के बारे में सोचोगे, वो सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ये स्टेप्स है, इसका बेसिक हमको पता होना चाहिए। उसके बाद थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। अब देखिए, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के बारे में क्यों समझना कि थीसिस क्या होती है, थीसिस किस तरीके से सबमिट करना होता है। जो अभी पीजी में जो किया है वो छोटा सा थीसिस होती है। जब आप बड़ा पीएचडी लेवल में करते हैं तो वो चीज़ अपने अलग अलग अपना एरिया होती है। तो इसलिए तो आपको क्या होता है, फॉर्मेट कैसी होती है, जैसे कि हम एपीए फॉर्मेट बोलते हैं। स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, कैसे रेफरेंस करना होता है, रेफरेंस करने का तरीका भी होता है हमारा, ठीक है ना। तो रेफरेंस करने का तरीका भी होती है, अलग अलग टाइप का तरीका होता है रेफरेंस करने का। एपीए स्टाइल हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं तो उस तरह से होता है। तो फॉर्मेट, स्टाइल एंड रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग करने की स्किल होती है। तो उसके अलावा थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग ये हो गया आपका, और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च। अब देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलग अलग इस समय हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें जो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि रिसर्च में हम लोग डेटा कलेक्शन करना हो तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटराइज्ड, डिजिटलाइज्ड डेटा कलेक्शंस होती है। ये एसपीएसएस का हम यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। एसपीएसएस जो है सोशल पैकेज फॉर स्टैटिस्टिक एनालिसिस की जो है वो चीज़ होती है। और उसके अलावा भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं, बहुत डाटा कलेक्ट करने के लिए एक्सेल की यूज़ होती है। तो ये सारे, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट आती है लास्ट में, सब लोग को समझना होता है, वो है रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स ऐसा चीज़ है जो हम लोग समझना पड़ता है। जैसे कि हम लोग क्या क्या डेटा कलेक्शन करने के टाइम कैसे कैसे हम लोग को फॉलो करना होता है। एज ए रिसर्चर, रिसर्च बायस नहीं होना चाहिए। एज ए रिसर्चर डेटा कलेक्शंस हम लोगों को जिस तरह से कोई भी पार्टिसिपेंट्स को हम लोग सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अगर ज़रूरत हो गई तो। आप अलग अलग इसमें स्टेप्स है। तो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एज ए रिसर्चर आपको पार्टिसिपेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसको चुकना नहीं चाहिए, और कोई भी पार्टिसिपेंट को वायलेंस करना या मैनिपुलेट करना इस तरीके से जो नहीं करना चाहिए। रिसर्च एथिक्स में हम लोग सबसे पहले बायस नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ें हमको मन में रखते हुए इस चीज़ को हमने करना पड़ता है। ये सारे चीज़ें कहाँ कहाँ पे आती है, रिसर्च एप्टीट्यूड में आती है। तो आप लोग, आई थिंक आप लोग ये छोटा सा समझ में आए होंगे। तो थोड़ा सा मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, मैंने डिटेल नहीं गया है। तो हमारा, अगर आप लोगों ने चैनल के लिए नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे क्लासेस आप लेना चाहेंगे, और साथ ही साथ अपना फ्रेंड्स को भी ये जो चैनल का लिंक है या इसकी इंफॉर्मेशन से वीडियोस को आप शेयर कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो अपडेट होता है, जैसे आप साइकोलॉजी का हो तो आप कर लीजिएगा। उस पर आने वाले दिनों में हम लोग पेपर 1 को भी हम लोग यूट्यूब के कंटेंट बढ़ते जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में बहुत कंटेंट हम दे देंगे जो पेपर 1 का भी हो। और साथ ही साथ हम ऑनलाइन कोचिंग भी करवा रहे हैं। ऑनलाइन को आप एनरोल कर सकते हो जो पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए भी हम लोग
क्लासेस कोचिंग क्लास करवा रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी है हमारा, तो उस चीज़ को भी हम करेंगे। तो होपफुली आप इसको यूटिलाइज़ किए होंगे, इसका थोड़ा आपको मदद मिले होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अनदर पार्ट होता है, जैसे कम्युनिकेशन है या पैराग्राफ है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।